हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रुप फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी पोयम डिस्कस करने वाले हैं। और पोयम का जो टाइटल है वो है द वेस्टलैंड, और ये जो पोयम है ये लिखी है टी.एस. इलियट ने। अब देखते हैं ये पोयम क्या है और ये ऑथर जो है इन्होंने किस प्रकार से ये पोयम को लिखा है, ये हमें समझना है। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोयम। इंट्रोडक्शन से हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है ये देखिए, द वेस्टलैंड इज द मैग्नम ओपस बाय थॉमस टर्न्स इलियट। ये जो पोयम है क्या टाइटल है, द वेस्टलैंड, एक मैग्नम ओपस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और मैग्निफिसेंट ऐसी ये पोयम है। और लिखी किसने है, टी.एस. इलियट, मतलब थॉमस टर्न्स इलियट ने लिखी है। सेकंड पॉइंट है एन एग्जांपल ऑफ इलियट्स आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। इलियट का जो आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है ये पोयम में बहुत अच्छे तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोयम है बहुत ही लेंदी है और समझने के लिए आपको बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ पे कंसीडर करने हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज अ लेंदी पोयम कंप्राइजिंग ऑफ 434 लाइंस। यहाँ पे टोटल कितने लाइंस है, 434 लाइंस। स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है यहाँ पे आपको हर एक लाइन में कहीं से तो रेफरेंस लेना है, वो पर्टिकुलर लाइन जो है स्टैंजा की समझने के लिए। उसके बाद में जो है पॉइंट क्या है देखिए, वाइडली डिस्कस्ड एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पोएम्स ऑफ 20th सेंचुरी। और 20वीं सदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी ये पोयम है, क्योंकि यहाँ पे टी.एस. इलियट ने कुछ नया फ्रेश लिटरेचर में लाया था। उन्होंने जो स्टाइल थी पुरानी लिखने की वो ब्रेक करके कुछ अलग तरीके से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। और कंटिन्यू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से दोस्तों, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाने वाले हैं। यहां पे अबाउट द ऑथर। अभी ये जो ऑथर है टी.एस. इलियट, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। टी.एस. इलियट जो है उनका नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थॉमस टर्न्स इलियट। थॉमस टर्न्स इलियट, इनका जन्म जो हुआ था सितंबर 26, 1888 सेंट लुइस मिसौरी यूएस में इनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ जो है वो जनवरी 4, 1965 लंदन इंग्लैंड में हुई थी, मतलब यूके में। उनका जन्म हुआ था यूएसए में और डेथ हुई थी यूके में। इसका मतलब है टी.एस. इलियट जो थे एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे, और उनको ये पोएट भी थे, प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे। उनके बाद में वो लिटरेरी क्रिटिक थे और एडिटर थे, एंड इवन ही वाज अ लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोएट्री सच वर्क्स एज द वेस्टलैंड। ये बहुत ही फेमस ऐसा वर्क है उनका। इट वाज पब्लिश्ड इन 1922 एंड 4 क्वार्टेट्स इट वाज पब्लिश्ड इन 1943। सो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है वो डिस्कस की है अबाउट द ऑथर। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। हिज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब किसके एक्सपेरिमेंट्स, टी.एस. इलियट के, जो लिखा था इन डिक्शन। डिक्शन मतलब क्या है, लिटरेरी लैंग्वेज, स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन रेजुवेनेटेड इंग्लिश पोएट्री। कुछ नया इन्होंने जो लाया था इंग्लिश पोएट्री में लेके आए थे। इन अ सीरीज ऑफ क्रिटिकल एसेज ही शैटर्ड ऑल ऑर्थोडॉक्सीज एंड स्टार्टेड अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये आपको याद रखना है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो आप सबके लिए है। द पब्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया देखिए, the publication of 4 quartets led to his recognition as the greatest living English poet and man of letters, and in 1948 he was awarded both 1948 में उन्हें
द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था और साथ साथ में लिटरेचर के लिए द नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑथर के बारे में डिस्कस की है और आगे चल के आपको समझ में आने वाला है कि ये जो ऑथर है बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है और किस प्रकार से हमें इनके लिटरेरी राइटिंग समझना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पोयम है इट वाज पब्लिश्ड इन 1922। कौन सी पोयम है? द वेस्टलैंड। और उसके बाद में ओरिजिनल ये जो पोयम है द वेस्टलैंड, इट वाज पब्लिश्ड इन 2 वर्जन्स में ये पब्लिश की थी, इन द यूएसए एंड 2 इन इंग्लैंड, जो पब्लिश की थी वर्जन्स में। The first version of the poem was published in Eliot's own critical monthly, The Criterion, इसमें वो पब्लिश की थी। और सेकंड जो वर्जन है इट वाज पब्लिश्ड इन द नवंबर इशू ऑफ द अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन द डायल। आपको ये भी याद रखना है। तो इसका पब्लिकेशन जो है द वेस्टलैंड का हमने देखा है किस प्रकार से हुआ था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है पोयम का? दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन। ये जो वीडियो में हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये जो पोयम है नियर अबाउट में 5 to 6 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज पार्ट 1। स्ट्रक्चर क्या है? द वेस्टलैंड कंसिस्ट 5 सेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोयम है इसमें टोटल कितने सेक्शंस है? टोटल 5 सेक्शंस है। उनके टाइटल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। पहला जो टाइटल है दोस्तों वो है द बरियल ऑफ डेड। पहला टाइटल है द बरियल ऑफ डेड। सेकंड जो टाइटल है दैट इज अ गेम ऑफ चेस। थर्ड जो है द फायर सरमन। नंबर 4 डेथ बाय वाटर। एंड नंबर 5 जो है दोस्तों वो है व्हाट द थंडर सेड। ये आपको याद रखना है। ये जो पोयम है 434 लाइंस की, इसमें कितने सेक्शंस है? देयर आर टोटल 5 सेक्शंस। दे आर मेंशन्ड और स्टेटेड ऑन द स्लाइड। स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे थीम्स जो है, जो पोयम है हमारी द वेस्टलैंड, उसके हम यहाँ पे थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो थीम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थीम्स यहाँ पे टीएस इलियट ने कंसीडर किए हैं। जैसे कि पहली जो थीम है यहाँ पे हमें डेथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, किस प्रकार से ये थीम है ये पोयम की। उसके बाद में यहाँ पे रीबर्थ जो है ये भी एक थीम है पोयम कौन सी? द वेस्टलैंड की। उसके बाद में यहाँ पे लस्ट है। लस्ट के बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लव भी यहाँ पे थीम में यहाँ पे है। उसके बाद में मॉडर्न कल्चर क्या है? मॉडर्न कल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम ऐसी थीम्स है। मॉडर्न कल्चर के बारे में यहाँ पे टीएस इलियट ने डिस्कस किया है ये पोयम में। उसके बाद में होपलेसनेस, यहाँ पे होपलेसनेस किस प्रकार से दिखाया गया है पोयम में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में है ऑल परवेसिव अपैथी। अपैथी किस प्रकार से सोसाइटी में अवेलेबल है और हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। क्या है? स्पिरिचुअलिज्म का जो स्पिरिचुअलिज्म है उसका इस प्रकार से लैगिंग है। तो यहाँ पे मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है, थीम्स लिखे हैं। हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या दिया है, किस प्रकार से ये पोयम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी ये जो पोयम है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई है इपिग्राफ से। इपिग्राफ क्या चीज है आपको समझना है। सबसे पहले इपिग्राफ ऐसा कोई तो भी कोट रहता है, कोटेशन रहता है जो हमें जो पोयम है उसकी थीम हमें समझ में आती है। अभी यहाँ पे क्या किया है, द वेस्टलैंड जो पोयम है, द पोयम बिगिंस विद द इपिग्राफ। एक इपिग्राफ है टेकन फ्रॉम सैट्रियोकॉन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैट्रियोकॉन ये जो लिटरेरी राइटिंग है किसका? पेट्रोनियस आर्बिटर का। पेट्रोनियस आर्बिटर ने जो लिखा है, कौन सा बुक है? सैट्रियोकॉन। वहां से ये लिया है।
पेट्रोनेसेस वर्क, ये जो ऑथर है इसका जो वर्क है, इट इज रिटन इन व्हाट, व्हिच लैंग्वेज, लैटिन। और कंसीडर दैट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ रोम, रोम का जो वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। द एपिग्राफ इज एज अंडर, यहाँ पे आपको देखना है दिस इज रिटन इन विच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा है। तो इसका जो मीनिंग है आप देख सकते हो, आप भी नहीं पढ़ सकते कि ये क्या दिया है और किस प्रकार से लिखा है, तो इसका मीनिंग हमें समझना है। तो शुरुआत में ही टी.एस. इलियट ने जो पोएम में लिखा है, एपिग्राफ जो यूज किया है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है इसका ट्रांसलेशन देखना है, इसका ट्रांसलेशन हमें देखना है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, तब जाके आपको आगे चल के जो टोटल 434 लाइन्स है पोएम में वो समझना है। इसीलिए इनका अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आपको पेशेंटली समझना है ये पोएम। अब देखते हैं तो फिर क्या है इसका मीनिंग। देखिए मीनिंग ऑफ एपिग्राफ, मीनिंग क्या है, द वर्क इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर एंकोल्पियस, अ फॉर्मर ग्लैडिएटर एंड मेनी सब कैरेक्टर्स। अभी ये वर्क में क्या है, एंकोल्पियस जो है एक फॉर्मल ग्लैडिएटर है, जो गुलाम बना के जिनको एक दूसरे के साथ लड़ाते थे, उसमें से एक जो है वो एंकोल्पियस है। तो ये जो है कैसे ट्रांसलेट किया है देखिए, आई सॉ विथ माई ओन आइज, जो हमने पहला एपिग्राफ देखा है पहले स्लाइड पे, उसका ये यहाँ पे ट्रांसलेशन है। आई सॉ विथ माई ओन आइज द सिबिल एट क्यूमे हैंगिंग इन अ केज, एंड व्हेन द बॉयज सेड टू हर, उसे बॉयज कहते हैं, सिबिल व्हाट डू यू वांट, और उसका जो आंसर है व्हाट इज दैट, शी आंसर्ड आई वांट टू डाई। मैंने थीम में लिखा था दोस्तों, डेथ एक यहाँ पे इसकी थीम है ये पोएम की, तो आई वांट टू डाई, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द एपिग्राफ। अब ये एपिग्राफ समझने के लिए हमें इतने सारे क्या करना है, रेफरेंसेस लेना है। उसके बाद में जो रेफरेंस है कहाँ से लिया है, देखिए इंटरटेक्चुअलिटी एक प्रकार की है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस टू एपिग्राफ फर्स्ट, पहला जो एपिग्राफ है, द एपिग्राफ ट्रेस बैक टू द रेफरेंस ऑफ द मीटिंग ऑफ ट्रिमाल्चियो at the time of feast. Sibyl of Cumene, a great beauty, was a prophetess to god Apollo, to what, Apollo, the god of light and sun. Truth, prophecy and poetry, ये जो है ये जो गॉड है उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी। As the god Apollo desired to have her as a lover and fulfilled her wish to live for many years. अपोलो ने क्या किया था कि उसको उसके साथ जो है यहाँ पे दिया है, डिजायर टू हैव हर एज अ लवर, और उसकी जो विश थी कि इसकी सिबिल की कि मुझे क्या करना है, बहुत सालों तक जीना है, तो उसने फुलफिल की। लेकिन क्या हो गया, दो द गॉड कंप्लीटेड हर विश शी रिजेक्टेड हिम। देखिए उसकी विश कंप्लीट हो गई, लेकिन उसने क्या किया है, अपोलो को रिजेक्ट किया है बाद में। तो ये रिजेक्ट किया है, इसीलिए आगे क्या दिया है हम देखते हैं। रेफरेंस मीनिंग समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी ये पोएम है। और यहाँ पे ये देखिए अभी क्या दिया है, उसके बाद में ये जो है, लेटर द प्रॉफिटेस सिबिल बिकेम ओल्ड बट डिड नॉट डाई। देखिए क्या दिया है, वो बहुत ही ओल्ड एज होती है लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है। एंड रिग्रेटेड फॉर व्हाट शी डिमांडेड, उसने जो डिमांड किया था, मुझे बहुत सालों तक जीना है, लेकिन किस प्रकार से जीना है उसने वो नहीं कहा था। शी लिव्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एंड लास्टली शी बिकेम ओनली अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी थी। एंड एंशिएंट एज ट्रिमाल्चो स्पीक्स ऑफ हर इन द सैट्रियकॉन, ये जो हमने रेफरेंस लिया था देखिए पेट्रोनियस आर्बिटर का। She forgot to ask the God for the eternal youth, उसने इटर्नल यूथ नहीं मांगा था, सिर्फ मुझे लंबा जीना है, लेकिन उसने कहा नहीं था कि मुझे इटर्नल यूथ चाहिए, हमेशा के लिए मैं कैसे रहूं, यंग रहूं। Thus the reader of the poem very first has to interpret the epigraph and has to refer to the source of the epigraph। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले कहा था कि ये जो पोएम है लिटरेरी राइटिंग्स है टी.एस. इलियट के, उसने लिखे थे इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो रेफरेंसेस देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया है। होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल।
नाउ ये जो इपिग्राफ है उसके बाद में यहाँ पे टीएस इलियट ने लिया है ट्रिब्यूट, किसके लिए? इजरा पाउंड के लिए। क्या दिया था देखिए, द पोएम कंटेन्स द ट्रिब्यूट टू द पोएट्स ऑफ फ्रेंड इजरा पाउंड एज एल मिग्लियोर फैब्रो। जब आप ये पढ़ेंगे, पहला इपिग्राफ है लैटिन में, सेकंड जो आपको दिया है ट्रिब्यूट, आपके सामने आएगा क्वेश्चन मार्क कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इट मीन्स द बेटर क्राफ्ट्समैन। इट इज रिटन इन इटालियन लैंग्वेज, दिस इज रिटन इन इटालियन लैंग्वेज। Now, here the reader of the poem needs to consider the place of Ezra Pound in the life and work of T.S. Eliot. हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखना है। इसका मतलब क्या है, आपको इजरा पाउंड का अगर यहाँ पे मेंशन किया है ट्रिब्यूट में एल मिग्लियोर फैब्रो, दिस इज रिटन इन इटालियन लैंग्वेज, इसका मतलब आपको ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रांसलेशन है द बेटर क्राफ्ट्समैन। हियर द रीडर, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि रीडर ने समझना है कि इनका इंपॉर्टेंस कितना था टीएस इलियट के लाइफ में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे क्या है, इजरा पाउंड्स पोएटिक क्राफ्ट्समैनशिप वाज eminent in editing the poem's original manuscript of T.S. Eliot. A significance, most important. The way of tribute is taken from, किस प्रकार से ट्रिब्यूट लिखा है, परगेटेरियो, द पार्ट ऑफ डांटे अल्गेरीज द डिवाइन कॉमेडी। देखिए रेफरेंस कहाँ पे जाता है, डांटेज का क्या, द डिवाइन कॉमेडी। द ट्रिब्यूट इज फॉर द 12th century पोएट अर्नॉट डैनियल, उसने वहां पे इस प्रकार से किया है। इन द सेम मैनर टीएस इलियट डिड इन विच पोएम, द वेस्टलैंड। द एपिग्राफ एंड ट्रिब्यूट आर इन लैटिन एंड इटालियन लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है, एपिग्राफ जो दिया था वो कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन में, और ट्रिब्यूट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में, इटालियन में। इसका मतलब जो रीडर है उनको समझना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर दैट this is just the general information and what we discussed in this video. Epigraph, right, we discussed basic information, then epigraph and then tribute. ये part 1 है। उसके बाद में जो 5 sections है जो मैंने मेंशन किए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।